स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर तैयार किया गया है और ये निश्चित तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख करके आप बोर्ड में शामिल हों। देखें यहाँ पर खंड और जो आया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिया गया है, क का दिया है। देखिए पहले का क, यहाँ पे एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो चार विकल्प दिया गया है। 0 होगा, 10 न्यूटन प्रति कूलाम होगा, 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगा, 100 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। पूछा जा रहा है गोले के केंद्र पर, सेंटर में। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई खोखला गोला होता है तो खोखले गोले का जो सतह होता है, ऊपरी पोर्शन होता है, ऊपरी पोर्शन पर जो आवेश होता है चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि गोले के सेंटर के अंदर बात करेंगे, खोखले गोले के केंद्र में बात करेंगे, तो केंद्र पर पूछ रहा है केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। केंद्र पर 0 होगा, केंद्र पर और खोखले गोले के समस्त चारों ओर पोर्शन पर, केवल सतह छोड़ करके हर जगह पर जो आवेश होगा वहाँ पर 0 होता है। तो सेंटर में आवेश 0 हो जाएगा। और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ई बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, चूंकि ये देखिए खोखला गोला है, खोखले गोले के सेंटर हर जगह आवेश की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से यदि दूरी पर कोई P बिंदु है तो इसके लिए जब इसमें मान रखेंगे आवेश की वैल्यू यदि केंद्र में 0 हो जाएगी तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, तो जो पहला विकल्प है 0 वाला, वो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद ख का, पहले का ख देखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इकाई किसकी होती है? ऊर्जा की होती है, वेग की होती है, विभव की होती है, कोणीय संवेग की। तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट इकाई होती है वो ऊर्जा का होता है, और जबकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। जो फार्मूला होता है वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम, या जूल निकालेंगे तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल बराबर वोल्ट गुणित कूलाम हो जाएगा सी से। तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट और कूलाम जो वैल्यू है, दोनों का गुणनफल है, वो जूल में नापा जाता है। जूल जबकि ऊर्जा का मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यदि वैल्यू देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना रखेंगे, साथ ही साथ में इसका भी इसमें गुणनफल होगा, तो ये Vc में वैल्यू आएगा। Vc का मतलब इसको जूल में भी व्यक्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो ईवी इकाई है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसमें जो फर्स्ट विकल्प है ऊर्जा की, ये सही हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का ग देखिए क्या दिया गया है। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो आवेश के पथ की त्रिज्या क्या होगी? 8 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी। तो जो त्रिज्या का फार्मूला होता है mv/qv होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, v वेग है, q आवेश है, b क्या है, क्षेत्रफल तो चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि वेग पहले से दुगुना कर दें और चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दें, तो सिंपली ऊपर जो फार्मूला है इक्वेशन 1, इसमें हम वेग को दुगुना कर दे रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र की जो मान है उसको आधा किया जा रहा है, b/2 कर देना है। जैसे ही पलटेगा ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 mv/qv, जबकि पहले इक्वेशन में mv/qv और दूसरे में mv/qv, यानी mv/qv r की वैल्यू है, अर्थात पहले के अपेक्षा ये 4 गुना हो जा रहा है, पहले के अपेक्षा ये 4 गुना हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो सेकेंड वाला विकल्प है 4 गुना, वो आपका राइट हो जाएगा, सेकेंड वाला विकल्प। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ का देखें, पहले का घ, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। तो अधिकतम किस रंग के लिए जो है लेंस की फोकस दूरी होती है? इसको देखिए क्या होता है कि जो अपवर्तनांक होता है जिसे हम म्यू से व्यक्त करते हैं, अपवर्तनांक फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/f प्रोपोर्शनल टू द माइक्रोन। ठीक है। अब काउसी जो नियम बताए थे कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपवर्तनांक की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो f की वैल्यू घटेगा, और अपवर्तनांक की वैल्यू जैसे ही कम करेंगे तो f की वैल्यू बढ़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की वैल्यू यदि आप बढ़ाएंगे
तो यम माइक्रान का मान यानी अपवर्तनांक का मान कम होगा, यदि इसकी वैल्यू घटाएंगे तो अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा। अब क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है वो विबग्योर के अनुसार होता है। विबग्योर यानी कि वैगनी, वी फॉर बैगनी, बैगनी रंग का जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होगा, और रेड का सबसे नीचे देखिए रेड है आर, आर फॉर रेड, रेड की सबसे अधिक होती है तरंग दैर्ध्य, सबसे ज़्यादा होती है। तो जब सबसे ज़्यादा यदि तरंग दैर्ध्य हो जाएगा तो इसके अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू द 1/λ²। तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा रेड रंग के लिए। अब चूंकि हमको पता है कि 1/f प्रोपोर्शनल टू द माइक्रोन के, अब चूंकि अपवर्तनांक यहाँ पे घट रहा है तो f की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो रेड रंग के लिए ये जो फोकस दूरी है वो लाल रंग के लिए सर्वाधिक हो जाएगा, चूंकि अपवर्तनांक कम हो गया तो f की वैल्यू बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसमें जो पहला वाला विकल्प है लाल रंग के लिए वो सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का हमने देखा विज्ञान में सबसे नीचे की तरफ आ रहा है, बाकी अन्य रंग अपना उस हिसाब से कम होते चले जाएंगे। अब पहले का जो अंग है, देखिए यहाँ पे अंग वाला क्या दिया गया है कि एक वस्तु की सतह का ताप 727 अंश सेल्सियस तथा दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 अंश सेल्सियस है, इनमें से विकिरित ऊर्जाओं का अनुपात कौन सा होगा। 4 विकल्प हमारे सामने है, कौन सा अनुपात सही होगा। तो इसके लिए जो स्टीफन ने अपना नियम दिया था कि विकिरित ऊर्जा जो ई होती है वो ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर प्रथम वस्तु का जो तापमान यहाँ पर दिया गया है 727 अंश सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 का को जोड़ेंगे तो 1000 केल्विन आएगा। इसी प्रकार जो दूसरी वस्तु है 327 अंश सेल्सियस उसका ताप है, इसको केल्विन में बदलने 600 केल्विन आएगा। स्टीफन का नियम यही बोलता है कि जो विकिरित ऊर्जा है वो तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो इसका यदि रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 समीकरण प्राप्त होगा, जिसके अनुसार E1/E2 बराबर T1 के घात 4/T2 के घात 4 ए इक्वेशन प्राप्त होगा। अब इस फार्मूले में हम सिंपली मान रख देंगे तो विकिरित ऊर्जा हमें निकल आएगी। क्या होगा, देखिए जो पहले T1 की वैल्यू 1000 है और बटे 600 हो जाएगा, T2 की वैल्यू, इसको काटा जा रहा है छोटे राशि में, काट करके यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 625 संबंध 81 इसका आंसर आता है। अर्थात इसमें जो फर्स्ट वाला विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब पहले का जो च है, देखिए बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में जो निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z, ये त्रिज्या का फार्मूला होता है। तो इसमें जो नाभिक होता है, जो हाइड्रोजन नाभिक है, यहाँ पे पहला कक्षा ये हो गया आपका दूसरा कक्षा N1 और N2 मान लेते हैं। तो N1 के लिए प्रथम कक्षा के लिए R का फार्मूला यही है 0.529 इंटू n²/z। z क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु क्रमांक बोलेंगे इसको। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 रखा गया, और n चूंकि निम्नतम कक्षा दिया है क्वेश्चन में, तो निम्नतम यानी कि पहले से शुरू होगा 1 होगा, तो 1 का मतलब जैसे ही 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। आर की वैल्यू इतना आ रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसी तरह से यदि एन की वैल्यू 2 लिखे, जिसके लिए पूछ रहा है कि दूसरी कक्षा के हेतु त्रिज्या क्या होगा, तो इसमें अप्लाई करेंगे, इसी फार्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर हो जाएगा, बाकी जो z की वैल्यू है 1 ही रहेगा, चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। मान रखेंगे तो ये आ रहा है 4 × 0.529 एंगस्ट्रॉम, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से देखें, इक्वेशन 1 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम का 4 गुना, इसका मतलब पहले से 4 आ रहा हो जा रहा है, पहले का चौथाई भाग, 4 गुना, चौथा नहीं बल्कि 4 गुना हो जा रहा है पहले के अपेक्षाकृत। अर्थात इसमें जो फोर्थ वाला विकल्प है आपका ए राइट हो जाएगा। अब देखें यहाँ से खंड ब में दूसरे क्वेश्चन का क दिया है कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर के रूप में लिखना है। यहाँ पे तो दोनों बिंदुओं को हम आवेश के रूप में दर्शाने के लिए x अक्ष और y अक्ष, इधर z अक्ष लेते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु हो जाता है। यहाँ पे एक आवेश q1 हो जाएगा a पॉइंट पे और b पॉइंट पे q2 आवेश हो जाएगा, जिसकी दिशा हम देख रहे हैं कि एक qn की साइड में है, दूसरा q2 की साइड में है, और इनकी जो वेक्टर दूरियां हैं q1 का r1 है और q2 की r2 है। तो आवेश q1 के द्वारा q2 पर जो आरोपित बल होगा वो 2/1 होगा, 2
F21 होगा। F21 का मतलब कि Q1 के द्वारा Q2 पर ये आरोपित बल है। उसी तरह से Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल F12 हो जाएगा अपर साइड में। और इन दोनों के लिए यदि कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे तो ये सूत्र आपके सामने निकल कर आएगा। Q1 के द्वारा लगाया गया ये बल का सूत्र होगा और Q2 के द्वारा आरोपित बल का ये फार्मूला होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पूरे का होल स्क्वायर फिर R12 कैप जो इसकी डायरेक्शन को बताता है। दूसरे का ख है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर N इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, विद्युत धारा I को व्यक्त करते हैं और ये वहाँ का क्षेत्रफल होता है। E क्या है, प्रति इलेक्ट्रॉन आवेश होता है और VD को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। यही दोनों में संबंध है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग। ग का एक क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का जो चाल होता है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेग होता है, वेग परिमाण और दिशा के योग के बराबर होता है, जिसमें जो परिमाण होता है यानी कि मात्रा, वो जो है नहीं बदलेगा, जबकि जो दिशा होती है वो बदलती जाती है। और वेग का जो परिमाण है यानी मात्रा है वो चाल होती है। तो चाल यानी कि जो परिमाण है अर्थात जो चाल है वो तो बदलेगा नहीं, भले से दिशा बदलती रहे, वह तो नियत ही रहेगा। क्वेश्चन घ का देखिए, यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए आया हुआ है। देखिए, जब कोई प्रिज्म होता है जिसमें आपतित किरण और अपवर्तित किरण यदि आप दर्शाएंगे और उसको देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक माइक्रोन होता है, म्यू होता है, वो 2 के होता है। अंग का दिया है कि सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें तमाम तरंगे होती हैं, और जब तरंगे उस बुलबुले के पृष्ठ से, ऊपरी पृष्ठ से चाहे नीचे के पृष्ठ से टकराती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, परावर्तित होने से वहाँ पे एक व्यक्तिकरण उत्पन्न होता है। व्यक्तिकरण के चलते एक जो संपोषी व्यक्तिकरण होता है, संपोषी व्यक्तिकरण में क्या होता है कि जो बुलबुलें होती हैं वो रंगीन दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी हम लोग जानते हैं कि तमाम रंगों के जो है तरंगे होती हैं जो कि उस पृष्ठ पर बनती हुई नजर आती हैं, जिसकी वजह से वो जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है। चौका देखिए, स्टीफन नियतांक का मात्रक पूछा है। स्टीफन नियतांक, चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्टीफन का जो रूल है E इज प्रोपोर्शनल टू टी के घाते 4, जिसको सॉल्व करने पर जूल प्रति मीटर इंटू सेकेंड इंटू के घाते 4 के फॉर केल्विन डिनोट करता है। अब देखिए, खंड स का तीसरे का क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। क्वेश्चन आप देख लें। ख का है, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर होता है। इसको भी चेक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को चेक करके आप यूपी बोर्ड में जाएं, जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ग का है प्रश्न। घ का दिया है, 4 सेमी और 60 सेमी फोकस दूरियों वाले 2 लेंसों से बने दूरदर्शी का अधिकतम लंबाई तथा आवर्धन क्षमता क्या होगी। दूरदर्शी की बात करता है, मतलब खगोलीय दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में क्या होता है कि एक अभिदृश्यक लेंस होता है और दूसरा अभिनेत्रक लेंस होता है। जिधर से हम उस अंतरिक्ष में किसी वस्तु को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो जहाँ से देखते हैं उसको अभिनेत्रक बोलते हैं, और दूसरी साइड का अभिदृश्यक लेंस होता है, और दोनों में उत्तल लेंस लगे होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO 60 सेमी और अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी जो FI है, इसको मान लें 4 सेंटीमीटर है। तो इसका जो फार्मूला होता है, कुल क्षेत्र की लंबाई क्या होगा, FO प्लस FI, यानी अभिदृश्यक लेंस की दूरी और प्लस अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो 64 सेंटीमीटर आएगा। दूसरा पूछ रहा है कि आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होगा, FO बटे FI, ये फार्मूला है 60/40 यानी 15 इसका आंसर आएगा। अथवा वाला है, 2 ड्यूड्रानों के संलयन से क्या प्राप्त होता है, इसको चेक कर लें। खंड द में है, द का यहाँ पर देखें क्वेश्चन का है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं विमाएं, इसको ज्ञात कर लें। और ख का दिया है, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² है, प्रतीकों का सामान्य अर्थ क्या होगा। घ का है, प्रदत्त चित्र में 2 लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में संवाहित हो रही हैं। तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तारों के बीच ठीक मध्य में 10
के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो जो यहाँ पे जो धारावाही चालक हैं जिनकी पहले जो तार है यहाँ पे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे तार में 3 एम्पियर की धारा, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और जो प्रोटॉन है ठीक बीच में है, बीच का मतलब कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर दूरी हो जाएगा और प्रोटॉन पर जो है जो उसकी चाल है 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान और दिशा पूछ रहा है। तो बल के मान के लिए सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर होता है, फार्मूला होता है। जहाँ पर जो है धारा 1 के लिए यदि बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें बस सिंपली हमें मान रख देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू बटे 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 के पावर -7 होती है। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है म्यू बटे 2 पाई, अब यहाँ पर तो 4 पाई है, 4 पाई का मतलब 2 गुणित 2 पाई कर सकते हैं और तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणित 10 के घाते -7 हो जाएगा, बटे आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आर की भी वैल्यू 1 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर दिया है सेंटर में चूँकि प्रोटॉन है। तो कुल मिलाकर के V1 की वैल्यू इतना चला गया। इसी प्रकार से जो दूसरा तार है, दूसरे तार के लिए V2 की भी वैल्यू निकालने इतना चला आएगा हल करने पर। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दें, V1 प्लस V2 जोड़ेंगे तो इतना आएगा न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर। कुल जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा 8 गुणित 10 के घाते -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। अब चूंकि हम जानते हैं F बराबर बी क्यू भी इंटू साइन थीटा होता है, अब इसमें हम सिंपली मान रख देंगे, चूंकि देखिए बी की वैल्यू हम निकाल चुके, क्यू आवेश है तो यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश जो होता है 1.6 माने 19 होता है, 19 कूलम। और साइन थीटा चूंकि दोनों जो तार होता है एक दूसरे के लंबवत हैं, तार एक दूसरे के समानांतर हैं अर्थात ये लंबवत होंगे। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल तार पर जो नेट बल होगा इतना आएगा 1.28 इंटू 10 के पावर -14 न्यूटन। और तार की जो दिशा होगी वो जिसकी ओर करंट ज़्यादा हो रहा है, चूँकि 3 एम्पियर की मैंने उसमें करंट ज़्यादा है, वो बड़ा है, इसलिए उसकी दिशा दाहिनी तरफ अर्थात 3 एम्पियर की धारा की दिशा में होगी। अंग का है देखिए स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल देकर के समझाना है, इसको देख लीजिए। और 5वें का क है कि किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, भी इंपॉर्टेंट है, संकेतों का अर्थ भी बताना है। ख है व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। और ग देखिए एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपके सामने दिया गया है, कण का संवेग का फार्मूला रख करके इसको सॉल्व कर ले, अथवा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य का मान रिडबर्ग नियतांक के पदों में व्यक्त करना है, ये इसको चेक कर लें। घ का दिया किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु के लिए देहली तरंगदैर्ध्य की गणना करना है। अंग का है प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खंड यह दिया है कि एक समांतर, 6वां क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ पर ए है, दोनों की प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्लेटों के बीच परावैद्युत की एक प्लेट पड़ी है जिसका परावैद्युतांक K है। यदि संधारित्र एक प्लेट पर +Q तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश हो तो परावैद्युत के प्लेट के पृष्ठ पर कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, ऑप्शनल है। अथवा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न 7 है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को रिपीट करके जाइए। अथवा है मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंगदैर्ध्य का सिद्धांत लिखिए। प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर का मान 20 × 10⁻⁸ टेस्ला है, 2.0 × 10⁻⁸ टेस्ला है। वैद्युत क्षेत्र का शिखर का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर सी की वैल्यू दिया रखा है। 8वां क्वेश्चन है कि एक लेंस के दोनों ओर मध्यम एक ही हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के पदों में उसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। अथवा प्लांक की परिकल्पना बताइए, इसके द्वारा फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फोटॉन का संवेग क्या होगा, ये चेक कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th है परमाणुओं की ऊर्जा स्तर संबंधी फ्रांक तथा हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन कीजिए और इससे प्राप्त निष्कर्ष की विवेचना कीजिए। अथवा बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिगृहित समझाना है। तो ये क्वेश्चन है। सो वेरी वेरी थैंक्स, इसको रिपीट करके जाएं बोर्ड में।